लास्ट टर्न पर मैंने आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था और उसमें मैंने हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑर्गेनाइजिंग के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन एज ए प्रोसेस। उसके बाद हम लोगों ने आगे उसमें डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशन एज ए प्रोसेस तो है ही, ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में एक संस्था भी है। आज हम उस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं और उसको नाम क्या दिया जा रहा है? डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन मतलब अपनी संस्था को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। कैसे किया जाता है, क्या होता है, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। आप अपने घर का एग्जाम्पल लीजिए। अगर घर में कोई गेस्ट आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी गेस्ट आ गया, उस गेस्ट को ऑनर करने के लिए क्या तरीका है? पापा गेस्ट रूम में आ जाते हैं, मम्मी किचन में उनकी आवभगत की तैयारी करने लगती हैं, आप लोग मम्मी और पापा के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं कि अगर किसी चीज की कमी है तो दौड़ करके तुरंत बाजार से ले आएं। डिपार्टमेंटेशन, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए ना। पापा ने अलग डिपार्टमेंट संभाला, मम्मी ने अलग डिपार्टमेंट संभाला, आपने अलग डिपार्टमेंट संभाला। लेकिन इन तीनों डिपार्टमेंट में आपस में समन्वय भी एक आदमी ने रखा है। पापा ने एक साथ दो जिम्मेदारी संभाली हुई, कोऑर्डिनेशन भी और एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट भी। तो दिस इज डिपार्टमेंटेशन, विभागीयकरण। किस तरीके से हम अपने विभागों का बंटवारा करते हैं। तो एज ए डेफिनेशन अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू L.A. Allen, departmentation is the means of dividing a large monolithic functional organization into smaller flexible administrative units। तो देखिएगा एलन साहब क्या कह रहे हैं? डिपार्टमेंटेशन इज द मींस ऑफ डिवाइडिंग ए लार्ज एंड मोनोलिथिक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। एक बड़ी संस्था जो है, जो अकेले रूप में काम कर रही थी, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, फ्लेक्सिबल कर देना। दैट इज नोन एज डिपार्टमेंटेशन। याद रखिएगा इस चीज को। वेल, thus we may say that departmentation is the process by which similar activities of the business are grouped into units। यानी कि एक प्रक्रिया है जिसमें एक प्रकार की एक्टिविटीज, एक प्रकार के कामों को हम एक प्रकार के बिजनेस में, एक प्रकार के मतलब एक कॉमन फैक्टर लेकर के हम उनको ग्रुप कर देते हैं। किस लिए कर देते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो हमारी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो सभी फंक्शनल लेवल्स पर, सभी कार्य संस्थाओं पर, सभी कार्य स्तरों पर स्मूथली काम कर सके। तो खास बात क्या निकल के आ रही है? डिपार्टमेंटेशन काम का बंटवारा है। लेकिन ये काम का बंटवारा कैसे होगा? ये काम का बंटवारा एक पर्टिकुलर किसी कॉमन फैक्टर को लेकर के होगा। इस आधार पर अगर हम बात करें तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या निकलती है? डिपार्टमेंटेशन इज ए प्रोसेस, प्रक्रिया है। यहां पे गौर दीजिए, मैंने कंटिन्यूअस प्रोसेस शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने कहा डिपार्टमेंटेशन इज ए प्रोसेस, प्रक्रिया है। एक बार कर दिया, खत्म हो गई। आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपने संस्था बनाया, अब कि साहब ये सेल्स डिपार्टमेंट है, ये परचेज डिपार्टमेंट है, ये आपका विजिलेंस डिपार्टमेंट है, ये आपका आईटी डिपार्टमेंट है। एक बार तय कर दिया, उसके बाद से लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोगों जिसे कहते हैं नए पीपल रिक्रूट हो रहे हैं, पुराना रिटायर हो रहा है, वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन एक आपका जो सेक्शन है, जो एक आपका पार्ट है, डिपार्टमेंट है, वो आपका तैयार हो गया। ये वन टाइम प्रोसेस है। डिपार्टमेंटेशन इज ए ग्रुप ऑफ पर्संस, ग्रुप ऑफ पर्संस।
व्यक्तियों का ग्रुप है। यहां पर ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट ऑफ मशीनरी एक्ट, नहीं, व्यक्तियों का ग्रुप बनेगा। टेक्नीशियंस, आप ये कह सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नीशियंस ऑफ मशीन एक्ट, ये कह सकते हैं हम, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मशीन एक्स काम ने एक डिपार्टमेंट बना दिया, वाई काम ने बना दिया, नहीं। संस्था में व्यक्तियों की महत्ता है, व्यक्ति इंपॉर्टेंट हैं, तो डिपार्टमेंटेशन इज ए ग्रुप ऑफ पर्संस। डिपार्टमेंटेशन इज ए सिस्टम ऑफ डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ये अनुकूलतम उपयोग, ये बड़ा विचित्र शब्द है, मैं इसको बार बार कहता हूं। ये बड़ा जिसे कहते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है किसी भी मैनेजमेंट का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। अनुकूलतम, अनुकूलतम का मतलब कभी भी अधिकतम नहीं होता, ध्यान रखेंगे इस चीज का। ऑप्टिमम इज नॉट मैक्सिमम। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं इसको। मान लीजिए आप एक जमीन के मालिक हैं, 10 बीघा। तरीका नंबर 1, आपने उस 10 बीघा जमीन से जो था सब निचोड़ लिया, खाद नहीं डाल रहे हैं, पानी नहीं दे रहे हैं, बस बीज डाला, निचोड़ लो, 2 साल के अंदर, 3 साल में जमीन बंजर हो जाएगी। ये था मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, सब निचोड़ लो, खींच लो किसी तरीके से। ऑप्टिमम क्या कहता है? अनुकूलतम, जमीन जैसी है उसको भी नुकसान ना हो, हमारा काम भी हो जाए, दोनों, मतलब रिसोर्स को भी नुकसान ना हो और हमें प्रॉफिट भी हो जाए, दैट इज ऑप्टिमम। संस्था भी तो यही चाहती है। संस्था का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैंने आपको बताया था, एचआरएम, याद कीजिए, ह्यूमन रिसोर्स। व्यक्ति भी हमारी संस्था का एक रिसोर्स है, एक साधन है। तरीका नंबर 1, भाई हमने तुम्हें 20,000 रुपए महीने की तनख्वाह दे रहे हैं ना, सवेरे 8 बजे आ जाओ, रात को 8 बजे जाना है। अगर 2 मिनट की भी देरी होगी तो उस दिन की तनख्वाह काट लेंगे। दिस इज मैक्सिमम। आप निचोड़ लेंगे, 20,000 रुपए के बराबर आपको मिल जाएगा, लेकिन ये रिसोर्स आपका खत्म हो जाएगा। महीना, 2 महीना, 4 महीना, जिस दिन उसको पहली अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस दिन निकल लेगा। तब क्या करेंगे? उसकी जगह पर आप फ्लेक्सिबल हो गए, ऑप्टिमम। देखिए सर, कोई बात नहीं, 8 बजे आपका टाइम था, 8:30 आ गए, कोई बात नहीं, ये आज का काम है, इसको निपटा दीजिएगा, खत्म। अब वो अपने आप रात को, शाम को देर तक रुकेगा, अपनी मर्जी से रुक करके काम पूरा करके जाएगा। आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस है काम पूरा हो जाए। तो डिपार्टमेंटेशन इज ए ग्रुप ऑफ पर्संस एंड इट इज ए सिस्टम ऑफ डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। अधिकतम, अनुकूलतम उपयोग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इट इज बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट्स। डिपार्टमेंटेशन का उद्देश्य पहले से तय होता है। ऐसा नहीं है पहले आपने 50 आदमी खड़े हुए थे, 10 आदमी इधर आ जाओ, अब हम तय करेंगे तुम्हारा क्या करना है, ना, पहले तय किया मुझे सेल के लिए 10 क्वालिफाइड आदमी चाहिए सेल के लिए, ठीक हो गया? तो मुझे जब 10 आदमी चाहिए सेल के लिए, बिक्री करने के लिए, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट पहले से तय है, तो वो जो 10 आदमी निकल करके आएंगे, उन्हें पता है कि उनको सेल के लिए पिक किया जा रहा है, तो वो अपना बेस्ट दे करके वो आपके पास आएंगे। इट इज ए मेथड ऑफ असाइनिंग अथॉरिटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अधिकार और कर्तव्य असाइन करने का, दूसरे को प्रदान करने का, ये एक तरीका है। आपने डिपार्टमेंट बनाया, मान लीजिए हम सेल्स की बात कर रहे थे, ठीक है, अधिकार, आपको माल बेचना है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज, साल भर में आपका टारगेट प्रति व्यक्ति 1 करोड़ रुपए का है। लिमिटेशंस, आप एमआरपी पर अधिकतम 12% की डिस्काउंट दे सकते हैं। हर चीज डिसाइडेड हो गई। तो इट इज ए मेथड ऑफ असाइनिंग अथॉरिटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ये सेल का टारगेट, ये अधिकार, ये कर्तव्य आपने किसको दिए? सेल्स डिपार्टमेंट को। क्या यही अधिकार और कर्तव्य आप आईटी डिपार्टमेंट को दे सकते हैं?
आईटी डिपार्टमेंट साहब, कंप्यूटर ठीक होंगे वो आपकी जिम्मेदारी है ही है, लेकिन सेल भी करनी पड़ेगी 1 करोड़ रुपए की। गलत है। यहां पर अब हमें क्या करना पड़ेगा? सेल अलग, आईटी सेक्टर अलग। आईटी सेक्टर को आप क्या कहेंगे? देखिए आईटी सेक्टर साहब, आप ये 12 आदमी हैं, हमारे पूरी कंपनी के अंदर 150 कंप्यूटर हैं, एक भी कंप्यूटर खराब नहीं होना चाहिए। हैव अ बैकअप प्लान। जैसे ही कोई भी आदमी आपसे शिकायत करता है कि उसके कंप्यूटर पे ये काम नहीं हो रहा है, डू दैट। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करने का ये एक तरीका है। डिपार्टमेंटेशन एस्टेब्लिशेस ए मैनेजमेंट हायरार्की। प्रबंधकीय क्रम व्यवस्था इस डिपार्टमेंट के माध्यम से तय होती है। टॉप मैनेजमेंट ने अपने नीचे बनाया डायरेक्टर सेल्स, डायरेक्टर परचेजेस, डायरेक्टर एचआरएम, डायरेक्टर टेक्नोलॉजी, डायरेक्टर ये, डायरेक्टर विजिलेंस, एक तय हुआ। इसके बाद अब अगला स्टेप आया। डायरेक्टर सेल्स ने अपने नीचे 4 आदमी रखे, 4 आदमी डिपार्टमेंट्स बना लिए। तुम नॉर्थ जोन देखोगे, तुम साउथ जोन देखोगे, तुम ईस्ट जोन देखोगे, तुम वेस्ट जोन देखोगे। नॉर्थ जोन वाले से कहा कि तुम यूपी सेक्टर, तुम उत्तराखंड सेक्टर। तो मतलब एक प्रबंधकीय क्रम व्यवस्था बनती चली जाएगी। नतीजा क्या निकलेगा? काम का अपने आप बंटवारा होता चला जाएगा और स्किल बेस्ड होता चला जाएगा। अपने आप आपको परेशान होने की जरूरत नहीं रह जाती। एंड डिपार्टमेंटेशन प्रमोट्स स्पेशलाइजेशन। विशेषज्ञता को बढ़ावा देता है। ध्यान रखेंगे इस चीज का। कैसे? जो व्यक्ति अपने आप को सेल्स में अच्छा समझ रहा है, वो अपना ट्रांसफर सेल्स डिपार्टमेंट में ले लेगा ना। लेकिन सेल्स वाला बंदा अगर ये कह रहा है साहब मैं यहां पर फिट नहीं हूं, मेरा रुचि, मेरी एजुकेशन, मेरी टेक्नोलॉजी में ज्यादा है, तो मुझे आप आईटी में भेज दीजिए, तो आईटी में जाओ। मुद्दे की बात क्या है? हमें हर व्यक्ति से दी बेस्ट निकालना है। डिपार्टमेंटेशन इस काम में हमारी मदद करता है। फायदे क्या हैं? हेल्प्स इन अचीविंग इकोनॉमी बेस्ड बजटिंग। बजट, इकोनॉमी बेस्ड बजटिंग में हमारी ये मदद करता है। डिपार्टमेंटेशन कैसे? किस डिपार्टमेंट को कितना बजट दिया जाना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, सेल्स का आदमी है, अगर टूरिंग पर नहीं जाएगा, लोगों के पास नहीं जाएगा, मिलने नहीं जाएगा, उनसे मिलेगा नहीं, तो सेल कैसे करेगा? तो सेल्स के व्यक्ति को आपको अलाउंसेस देने पड़ेंगे, ट्रैवलिंग अलाउंस देना पड़ेगा, स्कूटर अलाउंस देना पड़ेगा, उसका पेट्रोल रीइंबर्स करना पड़ेगा, उसका मोबाइल का बिल रीइंबर्स करना पड़ेगा। लेकिन क्या यही चीज, यही फैसिलिटी हमें अपने आईटी सेक्टर को देनी चाहिए? उसे कहां जाना है? कंप्यूटर यहां रखें, सब कुछ यहां रखा है, उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज द थिंग। तो जो डिपार्टमेंटेशन है ये इकोनॉमी बेस्ड, मतलब मितव्ययिता के आधार पर बजट बनाने में मदद करता है। प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म ऑफ जॉब अप्रेजल। ये बड़ा मजेदार चीज है। व्हाट इज जॉब अप्रेजल? कार्य की आपकी प्रशंसा नहीं, प्रशंसा सही शब्द नहीं होगा, मूल्यांकन। जॉब अप्रेजल इज कार्य मूल्यांकन। आपको 1 लाख रुपए की तनख्वाह दी जा रही है, तो क्या आप 1 लाख रुपए के इक्वल हैं? अगर आप 1 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं तो कंपनी चाहेगी आपसे 2 लाख रुपए वसूली करे। ये कैसे तय होगा? डिपार्टमेंटेशन मदद करेगा। मैंने अभी बताया विशेषताओं में। देयर इज ए मैनेजमेंट हायरार्की। हर एक जूनियर का कोई ना कोई एक सीनियर होगा, इस सीनियर का फिर एक सीनियर, एंड सो ऑन। हर व्यक्ति अपने से नीचे वाले व्यक्ति का जॉब अप्रेजल करता रहेगा। कार्य खुद भी करेगा, सेल्फ इवेल्यूएशन भी करवाएगा, और उसके बाद क्या कहेगा कि हाँ जी भाई तुम ठीक हो, तुम नहीं हो। अगर ये डिपार्टमेंटेशन नहीं होगा तो कोई किसी के प्रति रेस्पॉन्सिबल नहीं, जब कोई किसी के प्रति रेस्पॉन्सिबल नहीं तो किसी को पता ही नहीं कि तुम आप काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हेल्प इन गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। मैंने अभी जैसे बताया था,
विशेषज्ञता का लाभ डिपार्टमेंटेशन के माध्यम से लिया जा सकता है। इंप्रूव्स एफिशिएंसी, कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। कार्यक्षमता वृद्धि कैसे होती है? अगर आप अपने मन से अपने जिसे कहते हैं टेस्ट का कार्य करते हैं तो आपकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है। याद रखेंगे इस चीज को। इसको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। अगर आपको मटर पनीर की सब्जी पसंद है तो फिर रोटी कैसी बनी आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो मटर पनीर है। आपको चिकन पसंद है तो फिर आप बाकी मटर पनीर की तरफ ध्यान नहीं देते, फिर आपको लगता है चिकन आ गया, बाकी सब चीजें छोड़ो, पसंद। आपका मन लगता है अकाउंटेंसी में तो आप कहेंगे बाकी सब्जेक्ट मुझे नहीं अच्छे, मुझे तो अकाउंटेंसी अच्छी लगती है। लाइन एंड ड्रॉ किया, ये डेबिट वो क्रेडिट, इसको निकाला उसको कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया, ये अकाउंट में मन लगता है तो आप पूरा पूरा दिन बिता देंगे। लेकिन अगर मन नहीं लगता है तो आप पहला पन्ना भी पलटना आपके लिए भारी पड़ जाएगा। तो डिपार्टमेंटेशन आपको इस चीज में मदद करता है। आप जहां जिस डिपार्टमेंट के लिए फिक्स हैं तो आपको वहां भेज देता है। और चूंकि जॉब अप्रेजल होता है इसलिए रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना बहुत आसान हो जाता है। सेल गिर रही है तो इसका जिम्मेदार अब कौन है? सेल्स डिपार्टमेंट। पकड़ लो उसको। क्यों गिर रही है? बाकी आपके यहां 500 आदमी काम करते हैं जिसमें से सेल्स में 80 आदमी हैं, तो रिमेनिंग 420 से बात करने की जरूरत नहीं है। आपको बात करनी किनसे? इन 80 पीपल से जो सेल्स में काम कर रहे हैं। आप उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हैं। इंप्रूव एफिशिएंसी, मैंने अभी जैसे बताया, मनमाफिक काम होगा और अकाउंटेबिलिटी होगी, जॉब अप्रेजल होगा, स्पेशलाइजेशन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अचीव हेल्प्स इन अचीविंग कंट्रोल, चूंकि हर व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई मौजूद होता है तो आपका एक इफेक्टिव कंट्रोल बना रहता है। एंड हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के डिफरेंट लेवल्स के बीच में एक हार्मनी, कोऑर्डिनेशन बनाने में मदद करता है। नाउ बेसिस फॉर डिपार्टमेंटेशन, इन डिपार्टमेंट्स को किस आधार पर बांटा जा सकता है, या क्या कह लीजिए टाइप क्या होते हैं, या इसको मतलब किस आधार पर हम विभागीकरण करेंगे। पहला कहलाता है फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन, दूसरा कहलाता है डिविजनल स्ट्रक्चर, तीसरा मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, और चौथा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, और पांचवा नेटवर्क स्ट्रक्चर। इन पांचों के बारे में हम लोग कल स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। और आज के लिए इतना काफी रहेगा।